नमस्कार। द इंटरनेशनल रिपोर्ट में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ और एक खास खबर का खास एनालिसिस। लेकिन पहले, क्या आपने द इंटरनेशनल रिपोर्ट सब्सक्राइब किया है? नहीं किया है तो फौरन कीजिए। चलिए खबरों पर चलते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट का स्वागत किया है। उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल पर तीनों देशों सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान को मुबारकबाद देते हुए लिखा है, ये देखकर बहुत खुशी हुई कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने हाल ही में मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये दिखाता है कि मध्य पूर्व एक साथ आ रहा है। ये देश अपने बचाव के लिए पहले से ज़्यादा मजबूत तरीके से कदम उठा सकेंगे। तीनों देशों के महानेतृत्व को बधाई। ये एक बड़ा, मजबूत और अहम कदम है। वाह, ये कहना है राष्ट्रपति ट्रंप का। लेकिन असल में इस मक्का समझौते को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। सवाल यह है कि इस समझौते का निशाना कौन है? क्या निशाना ईरान है या इजराइल है या मसला कुछ और है? यह भी सवाल है कि भारत के लिए इस समझौते का क्या मतलब है। समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। असल में 7 अगस्त को इस समझौते पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने दस्तखत किए हैं। वैसे तो इसके सभी पहलू पब्लिक नहीं किए गए हैं, लेकिन एक फैक्टर जो पब्लिक डोमेन में है वो ये कि ये नेटो जैसा है बिल्कुल, कि किसी एक पर अगर कोई बाहरी ताकत हमला करती है तो बाकी उसकी मदद को आएंगे। वैसे इंटरेस्टिंग एक आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, वो ये कि अब तक किसी भी तीसरे देश ने 2 देशों के बीच युद्ध में मदद नहीं की है। वो पूरी तरह से मैदान में नहीं कूदे हैं। नेटो देशों ने भी ऐसा नहीं किया है। आखिरी बार ये कब हुआ था, इस तरह की कोई घटना कब हुई थी? वो हुई थी 1968 में, 1968 में, जब वॉर्सो पैक्ट के तहत, तब कोल्ड वॉर चल रहा था और सोवियत रूस ने चेकोस्लोवाकिया पर हमला किया था वॉर्सो पैक्ट के तहत। ये आखिरी बार था। उसके बाद से किसी भी पैक्ट के तहत किसी ने भी अब तक ऐसा नहीं किया है। अब आगे क्या हालात बनते हैं किस देश के सामने, ये देखना होगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा किसी तीसरे देश ने 2 देशों की लड़ाई में कूदना लाजमी नहीं समझा है। तो जो सवाल मैंने पहले पूछा था कि निशाने पर फिर इस मक्का पैक्ट का कौन है, ऐसा अब तक कोई संकेत नहीं मिला है कि ईरान के साथ सीधा उलझने में तीनों में से कोई भी इंटरेस्टेड है। ना पाकिस्तान ऑफ कोर्स, ना तुर्की और ना ही सऊदी अरब, जिसको काफ़ी नुकसान भी हुआ है अमेरिका ईरान युद्ध में, तो वो भी तैयार नहीं। तो ईरान इसका डायरेक्ट टारगेट नज़र नहीं आता है। इजराइल के खिलाफ न सही, लेकिन इजराइल को ध्यान में रखते हुए ये समझौता माना जा सकता है। और ख़ासकर अगर हम लेबनान या गाज़ा या सीरिया के संदर्भ में इजराइल के हमलों को देखें, और इस संदर्भ में भी देखें कि तुर्की जो है वो कहीं ना कहीं इजराइल से कम्पीट करता नज़र आता है, क्योंकि खासकर इजराइल ने इसको कभी नहीं माना है, लेकिन माना जाता है कि उसके पास कम से कम 90 न्यूक्लियर वॉर हेड हैं। ऐसा कई और जो इंस्टीट्यूशंस जो स्टडी करते हैं उनका ये दावा है, लेकिन ये कभी भी इजराइल ने माना नहीं है। जहाँ तक हूती का सवाल है, जो कि सऊदी हितों को लाल सागर तक में लगातार निशाना बना रहे हैं, तो उन पर इस पैक्ट से क्या असर होगा? क्या वो पीछे हटेंगे? अब उनके ऊपर कोई न्यूक्लियर हथियार से तो हमला किया नहीं जा सकता है, तो क्या होगा? उससे शायद सऊदी को किसी और प्रकार से निपटना पड़ेगा। लेकिन फिर क्या है ये समझौता? किस काम का है ये समझौता? एक चीज़ जो साफ नज़र आती है, और शायद राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात को फैक्टर इन किया है चाहे नहीं किया है, वो ये कि सऊदी अरब को इस पूरे ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध में शायद ये लगता है कि वो अब अमेरिका पर अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर नहीं हो सकता, और इसलिए वो बाकी विकल्पों की तलाश में है। और ये जो समझौता है ये उनमें से एक विकल्प है। ये नया विकल्प कितना कारगर हो पाता है वो तो देखना बाकी है कि किस तरह से सऊदी अरब को इससे फ़ायदा होता है। लेकिन ये एक बदलते
पश्चिम एशिया की भी तस्वीर है कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी की जो चिंताएं हैं ईरान के अलावा बाकी जो खाड़ी देश हैं उनको, वो भी काफ़ी बदल रही। क्योंकि एक जानकारी अभी ये भी आई है कि और काफ़ी चल भी रही थी कि इजिप्ट भी इस समझौते में ज्वाइन कर सकता है। हाँ, हालांकि अभी वो इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके भी शामिल होने की खबर आ रही है कि ऐसा हो सकता है। बड़ा सवाल यह है कि भारत को क्या इस मक्का पैक्ट के बारे में चिंता करनी चाहिए। अधिकतर जानकारों का मानना है कि भारत को इसमें चिंता करने की कतई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे पहलू हैं जिस पर सोचने की, समझने की, नज़र रखने की ज़रूरत है। जैसे कि पाकिस्तान के साथ भारत के तनाव लगातार जारी हैं। तो जब इस तरह का तनाव जो है वो एस्केलेट करता है तो सऊदी अरब का क्या रुख होगा, वो कहाँ पर खड़ा नज़र आएगा, क्या वो एस्केलेशन को रोकने की कोशिश करेगा, उसका क्या रुख होगा। ये बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि सऊदी के साथ भारत के मजबूत रिश्ते हैं। तेल के लिए बहुत हद तक वहाँ से काफ़ी मात्रा में तेल आता है, वहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय भी रहते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो नज़र में रखते हुए देखना होगा कि सऊदी अरब का रुख क्या होता है इस मिलिट्री पैक्ट के बाद, जहाँ तक भारत और पाकिस्तान का संबंध है। तुर्की की बात करते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त तुर्की के यूएवी पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, एलओसी पर इस्तेमाल किए। यहाँ तक कि सर क्रीक तक पर कम से कम 300-400 ऐसे यूएवी मिले जो साफ तौर पर तुर्की में बने हुए थे। कश्मीर पर तुर्की ने लगातार पाकिस्तान का समर्थन किया है। अब जाकर धीरे धीरे रिश्ते जो हैं वो पटरी पर आते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस पैक्ट के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तल्खी में तुर्की का रुख क्या बदलेगा या वही रहेगा, ये भी देखना है। अब इस तरह का पैक्ट अगर है तो हो सकता है कि तुर्की बिना पैक्ट के जब मदद कर रहा था तो अब और भी ज़्यादा मदद कर सकता है। ऐसे में भारत क्या करे? जो कुछ रिपोर्ट्स हैं उसके ज़रिए साफ नज़र आता है कि भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। पश्चिम एशिया में हाई लेवल विजिट्स जो हैं, चाहे वो पीएम के हों या फिर विदेश मंत्री जयशंकर के हों या फिर एनएसए डोवाल के हों, वो भी लगातार हो रहे हैं। अभी सऊदी अरब में ही कम से कम अब तक पिछले कुछ दिनों में 3 बार वहाँ का दौरा अजित डोवाल कर चुके हैं, जो कि एनएसए हैं। तो माना तो ये जाता है कि युद्ध के कारण उससे जुड़े मसलों के कारण कर रहे हैं, लेकिन क्या इस पैक्ट के बारे में चर्चा हुई, ये भी समझना सोचना ज़रूरी है। शायद हुई होगी। दूसरे जगहों पर भी अपने जो रिश्ते हैं वो भारत मजबूत कर रहा है। जैसे ग्रीस के साथ 2023 में 40 साल में पहली बार एक भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस गए और जो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है वहाँ वो अपग्रेड करके ग्रीस के साथ हुआ, और ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी कई मायनों में था। इसके बाद भी जहाँ तक साइप्रस का सवाल है, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री गए और वहाँ से भी रिश्ते जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। अगर आप ग्रीस और साइप्रस के रिश्ते तुर्की के साथ देखें, उनके जो हिस्टोरिक उनकी तल्खियाँ हैं, उनके बीच में जो समस्याएं हैं, तो ये जो भारत का अब एक और बेहतर होता कनेक्शन है वो साफ तौर पर नज़र आता है कि भारत भी अपने जो एसोसिएशंस हैं, जो अपने बायलैटरल रिश्ते हैं, वो मजबूत कर रहा है, और वो भी बहुत सारे ऐसे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है ताकि वो भी एक मजबूत स्थिति में रहे। काउंटर बैलेंस जो है वो ज़रूरी है। वैसे ये जो दोनों देश हैं, ग्रीस और साइप्रस जो हैं, वो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी वो मल्टी मॉडल कॉरिडोर है, इसमें भी वो भारत को यूरोप से कनेक्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर ईरान अमेरिका युद्ध ने जो सिक्योरिटी सिचुएशन है पूरे पश्चिम एशिया में, जिससे भारत सीधे तौर पर इम्पैक्ट होता है, ये सिक्योरिटी सिचुएशन काफ़ी कुछ बदला है। अलग अलग देश अलग अलग कदम उठा रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन भारत के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो मक्का पैक्ट पर भी नज़र रखे और आसपास के देशों उनसे भी अपने रिश्ते जो है वो इंडिपेंडेंटली बेहतर और मजबूत बनाए, क्योंकि अब किसी एक ग्रुप के साथ सिर्फ रह जाना काफ़ी नहीं है। अलग अलग द्विपक्षीय रिश्ते
बहुत ज़रूरी हैं ताकि हर जगह काउंटर बैलेंस, ट्रेड और एक ट्रस्ट ये भी डेवलप होता रहे, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा ये आप अपने फीडबैक में ज़रूर लिखें और सब्सक्राइब करें द इंटरनेशनल रिपोर्ट यूट्यूब पर। नमस्कार।